आज हम प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं। प्राकृतिक अधिकार लोग ने अपने व्यक्ति के लिए जो प्रकृति ने दिए हैं उन 3 अधिकार की बात करता है। यहाँ पर लोग नंबर 1 जो अधिकार देता है वो है जीवन का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 3 अधिकार देता है। राइट टू लाइफ, यहाँ पर राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार देता है। तो राज्य का जो पहला काम है वो जीवन को बचाना है। राज्य का दूसरा काम है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाना है, और राज्य का तीसरा काम है व्यक्ति की संपत्ति को बचाना है। राज्य की व्यक्ति की सहमति के बिना व्यक्ति की सहमति के बिना संपत्ति पर कर भी नहीं लगा सकता। व्यक्ति की सहमति के बिना संपत्ति पर कर भी नहीं लगा सकता है, ऐसा जॉन लॉक का मानना है। यहाँ पर जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों की धारणा लॉक के राजनीतिक दर्शन का सार है। प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए समझौते के द्वारा राजनीतिक समुदाय का निर्माण होता है। शासन का मुख्य कार्य अधिकारों की रक्षा करना है, अतः यह कहना तर्कसंगत प्रतीत होता है। लॉक के प्राय सभी सिद्धांत सामाजिक समझौता, शासन और विद्रोह किसी न किसी रूप में उसके प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के संबंधित मानते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के 3 अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लॉक ने कहा है हर व्यक्ति के पास प्रकृति कभी न छोड़ने वाले मूलभूत, नेचुरल और फंडामेंटल राइट होते हैं, क्योंकि जिन्हें कोई छू नहीं सकता, चाहे वो राज्य हो या समाज हो या कोई अन्य व्यक्ति हो। प्राकृतिक अधिकार इस सामाजिक, प्राकृतिक और कानूनी राजनीतिक व्यवस्था में सर्वमान्य है। जीवन का अधिकार मनुष्य को जीवन का अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त होता है, और प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है, क्योंकि अपना जीवन सबको प्रिय है और उसे सुरक्षित रखना प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्ति ना तो स्वयं अपने जीवन का अंत कर सकता, ना ही वह अन्य किसी व्यक्ति को अपने जीवन का अंत करने का अधिकार सौंप सकता। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार लोक का स्वतंत्रता के अधिकार से लोक का आशय है अपनी ही इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी अन्य की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य न होना। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस स्थिति में व्यक्ति किसी भी शक्ति के अधीन नहीं होता है, केवल प्राकृतिक कानून के अधीन होता है। संपत्ति का अधिकार। लोग ने संपत्ति के अधिकार का विस्तार से प्रतिपादन किया है। संपत्ति के अधिकार की धारणा का प्रयोग वह संकुचित या व्यापक दोनों अर्थों में करता है। व्यापक अर्थ में संपत्ति से उसका तात्पर्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति से है। संकुचित अर्थ में संपत्ति के अधिकार का प्रयोग व्यक्तिगत संपत्ति के अर्थ में लिया जाता है। लॉक की सीमित संवैधानिक धारणा को उद्देश्य अपनी संपत्ति की हिफाजत करना है। उसने स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला है व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। समाज एवं राज्य और सरकार की स्थापना से पूर्व संपत्ति का अधिकार था, अतः इस तरह ये माना जाता है लॉक संपत्ति में केवल भूमि और सामान को शामिल करते हुए व्यक्ति की जिंदगी और स्वतंत्रता को
भी शामिल करता है। अतः लॉक की संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक बताया है। इस प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून पर स्थापित करते हुए संपत्ति के अधिकार पर से प्राकृतिक कानून के सारे बंधन हटा लिए हैं। लॉक निजी संपत्ति के अधिकार की कतिपय सीमा लगाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। किसी को भी संपत्ति नष्ट करने का अधिकार नहीं है। उसे दूसरों के लिए काफ़ी छोड़ देना चाहिए। निजी संपत्ति वह हो सकती है जिसे संपत्ति के मालिक ने अपना श्रम मिलाकर अर्जित किया हो। तो जॉन लॉक की ये तीनों सीमाएं देखने से बड़ी अच्छी लगती है, किंतु जॉन लॉक इन सीमाओं को तर्क द्वारा हटाकर निजी संपत्ति के अधिकार को सीमाहीन बना देते हैं और संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। यह पहली सीमा है जो मुद्रा के प्रचलन के बाद स्वयं समाप्त हो जाती है, क्योंकि संपत्ति को बेचकर मुद्रा में बदल दिया जाता है और वह मुद्रा धन नष्ट होने वाली संपत्ति है। लॉक ने असीमित मुद्रा को पूंजी के रूप में एकत्र किए जाने को भी मान्यता प्रदान करता है। अपनी मुद्रा को केवल आदान प्रदान की वस्तु ही नहीं समझता है। अतः लॉक के निजी संपत्ति के पूंजी के रूप में मान्यता देकर पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था में इस संपत्ति को इस रूप में उभारा है। दूसरी सीमा संपत्ति को दूसरों के लिए काफ़ी छोड़ देना चाहिए को भी वो हटा देते हैं। वो कहते हैं प्राकृतिक भूमि आदि मनुष्य मेहनत से अपनी निजी संपत्ति बना लेता है, उससे वह दूसरों के लिए कुछ उत्पादन करता है और वह उत्पादन समाज में सामान्य भूमि आदि की कमी को पूरा कर देते हैं। अतः उसका दूसरा अर्थ निकलता है पूंजीपति की पूंजी द्वारा किया गया उत्पादन समाज को उससे ज़्यादा दे देता है जितना भी पूंजी है। यदि पूंजीपति 1 लाख रुपए की लागत से बने उद्यम में 5 लाख रुपए का उत्पादन समाज को उपलब्ध कराए तो पूंजीपति को सामान्य हित के लिए हानिकारक नहीं माना जा सकता है। अतः लॉक निजी संपत्ति पर भी दूसरी सीमा असीमित पूंजी अर्जित करने को समाज के हित में ही उचित मानता है। यहाँ पर जॉन लॉक संपत्ति के संबंध में भी ये मानता है निजी संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। निजी संपत्ति के अधिकार के बिना मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। निजी संपत्ति खरीदने बेचने वाली चीज़ है। निजी संपत्ति मेहनत और योग्यता से प्राप्त होती है। व्यक्ति का श्रम और योग्यता उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे बेच सकता है, दूसरा व्यक्ति उसे खरीद सकता है। श्रम को खरीदने वाले श्रम को बेचने वाले के श्रम का न्याय संगत मालिक बन जाता है। अतः इस श्रम से उत्पन्न संपत्ति का मालिक भी श्रम को खरीदने वाला ही है। निजी संपत्ति समाज के हित में है क्योंकि वह उत्पादन का आधार है। निजी संपत्ति के अधिकार के बिना मेहनत करने का प्रोत्साहन नहीं करेगा और समाज के सामान्य हित में निजी संपत्ति के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक की धारणा है प्राकृतिक अवस्था में ये अधिकार राजनीतिक समुदाय की स्थापना के बाद भी व्यक्ति के पास बने रहेंगे, क्योंकि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक अवस्था से ही राज्य में लाए जाते हैं। इसलिए वे ऐसे अधिकार जिनके द्वारा अपहरण नहीं किया जा सकता। सरकार और समाज के लिए व्यक्ति के इन अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य है। लोक के विचार को स्पष्ट करते हुए लिखा है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व में अंतर्निहित हैं। उसने जन्म से ही अपरिवर्तनीय है। व्यक्ति के द्वारा उन्हें जीवन पर्यंत अन्य किसी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। शासन द्वारा व्यक्ति के इन अधिकारों को अस्वीकार करना कभी भी न्याय संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वयं समाज का अस्तित्व भी इन्हीं की रक्षा करने के लिए है। लोक प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकार का इतना भक्त है उसके अनुसार यदि राजनीतिक समुदाय राज्य व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों को भंग करता है तो जनता द्वारा उसके विरुद्ध विद्रोह भी किया जा सकता है। लोक ने अपनी इस धारणा के आधार पर ही 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को न्याय संगत ठहराया। तो स्टूडेंट ये आपके लोक के द्वारा बताई गई 3 प्राकृतिक अधिकार हुए। यहाँ पर आगे और हम बात करते हैं।